तो लास्ट क्लास में हम लोग बात करते कि अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दिया हुआ है और उससे आपको कंजर्वेटिव फोर्स की तरफ जाना है कि किस कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के लिए पोटेंशियल का फंक्शन दिया हुआ है, तो वो हम सीख चुके थे, है ना। अरे है कि नहीं, एफ एक्स बराबर क्या था, डेल यू बाय डेल एक्स, एफ वाई बराबर डेल वाई, एफ जेड बराबर माइनस डेल यू बाय डेल जेड, है ना। इसी चीज को ऐसे भी लिखा जाता है, फोर्स को क्या लिख सकते हो आप, एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप, इसको कंबाइंडली ऐसे लिखा जाता है, डरना मत इससे। उल्टा ट्राइंगल यू, ठीक है, बता देते हैं क्या ये, इसके लिए परेशान नहीं हो। यू तो आपका पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन है ना, यू क्या आपका पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन है, और ये आपका डेल ऑपरेटर है। क्या है, डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर क्या होता है, ध्यान से देखो, डेल एक वेक्टर ऑपरेटर है, ये ऐसे होता है, डेल का वैल्यू होता है डेल बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाय डेल जेड के कैप, ठीक है। अब डेल यू है तो हर जगह क्या आ जाएगा, यू। अरे है ना, अरे लिखने का तरीका है, बस बता दिए कि किसी किताब में लिखा हुआ दिख जाए तो डर नहीं जाने का, करना तो आपको वही है कि नहीं है, करना वही है, तो बस लिखने का तरीका है, डराने वाला कोई दिक्कत, तो डर गए इसको देख के, नहीं डरने का, समझ में आया, पक्का सवाल कर चुके हैं इस पे। अच्छा, अगर वन डायमेंशनल फोर्स हो तो बड़ा आसान काम है ना, अगर वन डायमेंशनल फोर्स है तो सिंपल माइनस डेल यू बाय डेल आर, अरे है ना, आर कैप माइनस डेल यू बाय डेल आर, आर कैप, यहां तक में कोई दिक्कत, हाँ ना बोलते जाना, नहीं है ना। अच्छा, मान लो किसी पार्टिकल पर सिर्फ एक कंजर्वेटिव फोर्स ही लग रहा है, कौन लग रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, सिर्फ एक कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, तो वन डायमेंशनल मोशन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, वन डायमेंशनल मोशन की, ध्यान से सुनिएगा, कोई दिक्कत। तो अगर हम आपसे पूछें कि पार्टिकल इक्विलिब्रियम में, पार्टिकल इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, नेट फोर्स जीरो, क्या हो, नेट फोर्स जीरो हो, तो आप तुरंत बोल सकते हो कि अगर पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है तो फोर्स क्या होगा, जीरो, दैट मीन्स माइनस डी यू बाई डी आर क्या होगा, जीरो, हाँ बिल्कुल शून्य, अरे होगा, माइनस डी यू बाई डी आर क्या होना चाहिए, जीरो, क्योंकि यही तो मेरा फोर्स है, अरे है ना। हम ये मान के चल रहे हैं कि सिर्फ एक कंजर्वेटिव फोर्स ही लग रहा, साथ में कोई और फोर्स नहीं लग रहा, है ना, लगता तो सबका सम जीरो होना पड़ेगा, है ना, मान लो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स इकलौता लग रहा है तो सिर्फ वो जीरो होना पड़ेगा, अरे है ना। इक्विलिब्रियम मतलब, इक्विलिब्रियम का एकमात्र मतलब होता है फोर्स क्या हो, जीरो हो, और इक्विलिब्रियम दो तरह का होता है, इस पे भी एक बार चर्चा किए थे, एक होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम और एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है बता देते हैं, डायनेमिक डायनेमिक इक्विलिब्रियम में पार्टिकल का रेस्ट पे होना जरूरी नहीं है, पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव कर सकता है, अरे कर सकता है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकता है ना, क्यों, क्योंकि नेट फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब पार्टिकल रेस्ट पे हो, ये जरूरी है क्या, नहीं, और इक्विलिब्रियम का मतलब पार्टिकल के रेस्ट पे होने से कोई मतलब नहीं है, इक्विलिब्रियम का एकमात्र मतलब है नेट फोर्स जीरो हो। तो इक्विलिब्रियम दो तरह के हो सकते हैं, कौन कौन से, डायनेमिक इक्विलिब्रियम एंड स्टैटिक। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि पार्टिकल पे नेट फोर्स भी जीरो होगा और उसका इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो होगा, तो उसमें क्या स्पेशल केस हो जाएगा कि अगर एक बार इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और नेट फोर्स जीरो है तो क्या जीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन जीरो है, तो ऐसा होने से क्या हो जाएगा, उसका वेलोसिटी हमेशा क्या रह जाएगा, जीरो रह जाएगा, यानी पार्टिकल रेस्ट पे रहेगा, यानी पार्टिकल रेस्ट पे रहेगा, तो ये कहलाएगा स्टैटिक इक्विलिब्रियम, क्या कहलाएगा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। समझ में आया, पक्का, तो लिखो, मेरे शकल पे कुछ नहीं लिखा हुआ है कि नहीं, हम बहुत सारा चीज बोलते हैं, आप नए हो तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, लिखना ज्यादा है और समझना कम है, जैसे लिखोगे समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा तो हम समझाएंगे, तो पहले क्या करना है, लिखना है, यहां थोड़ा सा उल्टा चलेगा, ठीक है,
सब जगह क्या सुनते हो, पहले समझो फिर लिखो, मेरे यहाँ पहले लिखो फिर अपने आप समझ में आ जाएगा, है ना। नहीं आएगा तो हम समझा देंगे। और हम बहुत सारा बात बोलते रहते हैं, तो आपको उसको अपने लैंग्वेज में लिख लेना, हिंदी में चलेगा कोई दिक्कत नहीं, लिख लो, क्योंकि ये नोट्स थोड़े ही जाने वाला है आईआईटी के एग्जाम में, है ना। ये नोट्स आपको पढ़ना है कि नहीं, तो अपने लैंग्वेज में मस्त लिख लो, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बंगाली, गुजराती, फारसी, जो आपको अच्छे से आता है ना। इस चक्कर में मत रहना कि सर इसको इंग्लिश में ऐसे बचपन में डिक्टेट करते थे ना कि नेट फोर्स ऑन अ पार्टिकल विल बी जीरो देन इट विल बी कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम, वो हम नहीं करते हैं, है ना। तो आपको लिखना, जैसे बहुत सारा चीज बोल दिए, अब आपको टाइम दे रहे हैं, आप लिखो जल्दी से, है ना। मान लो एक सिचुएशन दिया हुआ है, ग्राफ आपके सामने रखते हैं, ठीक है। उस ग्राफ पे थोड़ा सा बात करेंगे। ग्राफ है पोटेंशियल एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट का, वन डायमेंशनल मोशन हो रहा है। क्या हो रहा है, वन डायमेंशनल मोशन हो रहा है, और मान लेते हैं कि पार्टिकल पे एकमात्र कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है, एकमात्र कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, और उस कंजर्वेटिव फोर्स का पोटेंशियल का ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं, है ना। उसके पोटेंशियल का ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं तो वो कुछ ऐसा दिख रहा है। मान लो ये u है और पार्टिकल वन डायमेंशनल मोशन में है, तो मान लेते हैं किस में मूव कर रहा है, x में मूव कर रहा है। किस में कर रहा है, x में। ux ग्राफ दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, ux ग्राफ दिया हुआ। u क्या है आपका, पोटेंशियल एनर्जी, और x क्या है, पोजीशन, पोजीशन, है ना, डिस्प्लेसमेंट नहीं, पोजीशन, है कि नहीं। और ये ग्राफ कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ दिख रहा है, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट्स पे हम बात करना चाहेंगे। एक पॉइंट ये रहा, इसको बोलते हैं x1, ठीक है, और इस पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो u1, वो क्या है, u1। एक दूसरा मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये है x2, और इस पे जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको u2 बोलते हैं। और यहां से ये लाइन थोड़ा सा एकदम फ्लैट हो गया, ऐसे हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और एक पॉइंट यहां लेते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं x3, और यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी है ये है u3, ठीक है। बैठ के सोचिएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, लिखते जाइए। लास्ट क्लास का आगे चल रहा, शुरू हुआ जस्ट, कोई दिक्कत। अब हम थोड़ा सा आपसे पूछना चाहेंगे कि x1 और x2 में क्या सेम है और क्या डिफरेंट है। x1 और x2 में क्या सेम है, x1 और x2 दोनों जगह पे स्लोप सेम है। स्लोप क्या है, सेम है, दोनों जगह पे स्लोप क्या है, सेम है। कितना है, 0, है ना। मतलब दोनों जगह पे du by dx क्या है, 0। यही होता है ना स्लोप। अरे कभी पढ़े हो क्या थोड़ा बहुत मैथ्स, है ना। एक चैप्टर ही पढ़े थे जिसका नाम था बेसिक मैथमेटिक्स, है ना, बड़े प्यार से समझाए थे स्लोप, है कि नहीं। तो du by dx क्या है, 0, दोनों जगह पे 0, है ना। मतलब दोनों जगह पे फोर्स क्या होता है, वन डायमेंशनल मोशन के केस में fx क्या हो जाएगा, du by dx कि माइनस du by dx, माइनस du by dx। अरे होगा, अरे r होता तो du by dr लिखते। इस डायरेक्शन को हम x मान लिए, क्या मान लिए, x मान लिए, तो माइनस du by dx फोर्स होता है। तो हमको पता चल गया कि du by dx 0 है, तो दोनों जगह पे पार्टिकल पे नेट फोर्स क्या है, 0 है। मतलब x1 और x2 दोनों इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। किसका पॉइंट है, इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, क्योंकि पार्टिकल पे नेट फोर्स 0 है, और जहां नेट फोर्स 0 हो वही क्या होता है, इक्विलिब्रियम का पॉइंट होता है। किसका पॉइंट होता है, इक्विलिब्रियम का पॉइंट। कोई दिक्कत, अरे समझ में आया। तो सिमिलैरिटी बिटवीन x1 एंड x2, बोथ आर द पॉइंट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। समझ में आया, समझ में आया। लेकिन एक डिफरेंस भी दिख रहा है हमको। अगर मैथमेटिकली बात करें, पहले हम मैथमेटिकली बात करते हैं, फिर फिजिक्स पे आएंगे। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको एक चीज याद आ गया होगा कि x1 जो है वो लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है, और x2 जो है वो लोकल मिनिमा का पॉइंट है। याद है, लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा, सब बताएं, है ना। तो ये लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है और ये लोकल मिनिमा का पॉइंट है। यानी d2u by dx स्क्वायर एट x1 must have been less than 0,
अरे है ना, तभी तो लोकल मैक्सिमा होता है। कुछ नहीं याद आ रहा। अरे सेकेंड डेरिवेटिव क्या होता है, निगेटिव होता है मैक्सिमा पे। और यहां पे क्या रहा होगा, d2u by dx square at x equal to x2 must have been greater than 0. This is called local minima. अरे हाँ कि ना, है कि नहीं, अरे है कि नहीं। अच्छा, इक्विलिब्रियम पॉइंट में एक चीज तो कॉमन आ गया कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे du by dx क्या होगा, 0 होगा। ये आपका हो जाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये थोड़ा सा मैथमेटिकल लैंग्वेज में बात कर लिए, है कि नहीं। अच्छा, एक चीज ध्यान से देखो, एक चीज होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम और एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ध्यान से सुनना। और एक होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, उस पर बाद में आते हैं। एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल 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 का मतलब समझते हो, जो चल रहा है मस्त चल रहा है ना। हाँ, हम खुश हैं अपने जीने, एवरीथिंग इज स्टेबल इन माई लाइफ, है ना। कोई उठा पटक नहीं चल रहा। स्टेबल का मतलब क्या होता है, चीजें एक ढर्रे से चलती हैं। मतलब अगर आप उसको थोड़ा सा पुश कर दोगे ना अपने नेचुरल पॉइंट से, न्यूट्रल पॉइंट से, वापस फिर वहीं आ जाए, है ना, क्योंकि वहां सब चीज मस्त चल रहा था। ठीक है, वहां सब चीज मस्त चल रहा था। जैसे आपको खेलने छोड़ दिया जाए, मस्त खेलते रहोगे, है ना। थोड़ा सा प्रेशर डालेंगे, फोर्स लगाएंगे, पढ़ने बैठाएंगे, और जैसे ही छोड़ेंगे आप फिर से कहाँ आ जाओगे, खेलने पे रह जाओगे ना। तो खेलना आपके लिए क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना। अभी क्लासरूम में हम जब तक खड़े हैं, आप सब इक्विलिब्रियम में मस्त अपनी अपनी जगह पे पड़े हुए हो ना। क्यों, मेरे डर से। थोड़ा सा आपको मौका दिया हल्ला करने का, ओ भाई और जोर जोर से हल्ला होने लगा, है ना। मतलब एक बार उसको इक्विलिब्रियम से खिसकाओ तो और दूर ही चला जाएगा, वो वापस इक्विलिब्रियम की तरफ नहीं आएगा, उसको तो मजा आ गया, है ना। और एक है गेम खेल रहा है, जबरदस्ती पकड़ के उसको गेम से हटाओ, छोड़ो, फिर गेम की तरफ, वो हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम। कोई दिक्कत यहां तक। इसी चीज को इस ग्राफ पे भी आप समझ सकते हैं। है तो दोनों जगह इक्विलिब्रियम, मतलब दोनों जगह पार्टिकल पे फोर्स क्या है, 0, दोनों जगह पे। लेकिन ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अब देख के भी याद रख सकते हो, देख के याद रखने का तरीका बताते हैं, फिर मैथमेटिकल लॉजिक बताएं। कोई दिक्कत, देख के याद रखने का तरीका। एक मार्बल लो, मार्बल, अरे गुल्ली, हाँ, इसको यहां टिकाओ, टिकाने में काफी मेहनत लगेगा, चलो आखिर में टिक गया। उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करना, ज्यादा नहीं, इन्हें पकड़ के उड़ा देना, हल्का सा डिस्टर्ब करना। इधर डिस्टर्ब करोगे तो इधर, है ना। और ये मान के चलो ये कटोरा, अभी ग्राफ पे हम बात नहीं कर रहे हैं, ग्राफ पे तो ये पार्टिकल असल में इस पे मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है ना। ये मत सोचना ये पार्टिकल का पाथ है। हाँ, कुछ गधेरे सोच के बैठे हुए हैं कि ये पार्टिकल का पाथ है। ये यूएक्स ग्राफ है, पार्टिकल तो 1 डायमेंशनल मोशन में है। ऐसा बात बहुत बार हो चुका है, एक्सटी ग्राफ में भी हो चुका है ना। बट आप लोग तो सुधरते हो नहीं, बहुत के मन में चल रहा, अच्छा हुआ मास्टर बता दिया, हम तो साला इसी को पाथ समझ रहे थे, है कि नहीं, है कि नहीं। अच्छा बता दें तो बलंडर हो जाता। चलो बात समझ में, ये पाथ नहीं है, बस समझा रहे हैं आपको कि अगर कटोरा ऐसे पड़ा हुआ है, इस पे आप मार्बल रखोगे, थोड़ा सा डिस्टर्ब करोगे तो निकल लेगा। तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। क्या है, अनस्टेबल। यहां पे देखो, यहां पे मार्बल पड़ा हुआ, उसको थोड़ा सा पुश करो, थोड़ा सा, है ना। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करने का, इक्विलिब्रियम फोड़ने का नहीं, और ले उड़ा दिए, है ना। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करने का। तो मार्बल को यहां से डिस्टर्ब करोगे तो किधर भागेगा, इक्विलिब्रियम की तरफ, और इधर डिस्टर्ब करोगे तो भी किधर भागेगा, इक्विलिब्रियम की तरफ। अरे भागेगा सर, पार्टिकल तो इस पे मूव नहीं कर रहा। याद करने के लिए आपको बता रहे हैं, ऐसे उल्टा कटोरा
अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, सीधा कटोरा स्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ में आया? ये तो सेफ से बताया। इसके पीछे मैथमेटिकल लॉजिक क्या दीजिएगा सर? क्योंकि फिजिक्स मतलब लॉजिक, फिजिक्स मतलब फील नहीं होता है, फिजिक्स मतलब क्या होता है? लॉजिक होता है, मैथ्स होता है कि नहीं? अच्छा, इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो। नेट फोर्स यहां भी जीरो है और यहां भी जीरो है। क्यों? क्योंकि ड्यू बाई डी एक्स क्या है? जीरो है, स्लोप जीरो है, मतलब फोर्स जीरो। अरे है ना? हे भगवान, फोर्स बराबर माइनस ड्यू बाई डी एक्स होता है ना, तो यूएक्स ग्राफ का जो स्लोप होगा वही तो फोर्स देता है माइनस साइन के साथ, हाँ कि ना? यहां पे थोड़ा सा इधर खिसकते हैं, थोड़ा सा, जस्ट थोड़ा सा। स्लोप कैसा? पॉजिटिव की निगेटिव? स्लोप है निगेटिव, मतलब पार्टिकल को आप यहां से जब यहां ले जाओगे, पार्टिकल यहां से यहां नहीं जा रहा, वो तो हम स्लोप चेक कर रहे हैं। पार्टिकल यहां से यहां खिसकाया गया, कोई दिक्कत? स्लोप कैसा है? निगेटिव। तो फोर्स कैसा आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि फोर्स इज बेसिकली निगेटिव ऑफ द स्लोप, यानी फोर्स आएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब इधर, मतलब एक बार इसको इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा खिसकाए तो और फोर्स किधर आ गया? दूर, ले निकल गया। समझ में आया? अरे समझ में आया? इधर भी जाके देखो, इससे जस्ट इधर जाओ तो स्लोप है पॉजिटिव, जस्ट इधर जाने पे एक पॉइंट लो, यहां स्लोप कैसा है? पॉजिटिव। तो फोर्स कैसा होगा? नेगेटिव, क्योंकि फोर्स इज नेगेटिव ऑफ द स्लोप, यानी फोर्स होगा यहां पे इधर, यानी इसको जैसे यहां से यहां लाओगे तो इस पर नेट फोर्स और इधर लगेगा, बाहर की तरफ वो निकल लेगा। अरे है ना? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और यहां पे आके देखो, यहां पे जैसे ही हम थोड़ा सा इधर आते हैं तो स्लोप कैसा है? स्लोप है पॉजिटिव, और स्लोप पॉजिटिव है तो फोर्स नेगेटिव, मतलब इसको जैसे थोड़ा सा राइट साइड शिफ्ट करोगे तो इस पर फोर्स फिर किधर लगेगा? इक्विलिब्रियम की तरफ। अरे लगेगा तो पार्टिकल किधर आना चाहेगा? फिर से उसी पॉइंट की तरफ आना चाहेगा। थोड़ा सा इधर ले आओ, स्लोप तो फोर्स पॉजिटिव, मतलब फिर से इक्विलिब्रियम की तरफ आना चाहेगा। दिस इज व्हाट वी कॉल स्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना? इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपको याद दिला दें, स्प्रिंग याद है? स्प्रिंग, ये नेचुरल लेंथ में क्या लेते थे? जीरो पोटेंशियल एनर्जी, याद आ रहा है? अरे आ रहा है? अच्छा, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बना रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखना, यहीं पे लगे आप, ठीक है? पोटेंशियल एनर्जी आपको याद होगा तो हाफ के एक्स स्क्वायर आता था, अज्यूमिंग नेचुरल लेंथ टू बी जीरो पोटेंशियल। अरे है ना? तो ये ग्राफ कैसा होगा? सिंपल सा ऐसे पैराबोला। अरे होगा? अरे होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर समथिंग एक्स स्क्वायर अपवर्ड पैराबोला, है कि नहीं है? अच्छा देखो, नेचुरल लेंथ में जीरो पोटेंशियल एनर्जी है ना, इस पर नेट फोर्स क्या है? जीरो। स्लोप क्या है? जीरो। थोड़ा सा राइट साइड खींच के ले आओ, यानी यहां कहीं, तो स्लोप कैसा? फोर्स किधर? निगेटिव। देखो स्प्रिंग पे लगता था, अरे लगता था, अरे इसको इधर खींचोगे तो फोर्स किधर लगेगा? स्प्रिंग का पीछे की तरफ। तो स्प्रिंग जब अपने नेचुरल लेंथ में होता है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। किस में होता है? स्टेबल। इसको इधर दबा के देखो, निगेटिव स्लोप तो फोर्स पॉजिटिव, अरे लगेगा, तो स्प्रिंग को दबाओगे तो फिर से किधर भागना चाहेगा? नेचुरल लेंथ की तरफ। कुछ नहीं समझ में आ रहा? अरे आ रहा? तो इन दोनों पॉइंट में डिफरेंस पता चल गया, दोनों इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, सॉरी, लेकिन एक स्टेबल इक्विलिब्रियम है और एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है ना? याद रखने का तरीका, उल्टा कटोरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, सीधा कटोरा स्टेबल इक्विलिब्रियम। मैथमेटिकली देखो, मैथमेटिकली जहां लोकल मैक्सिमा होगा यही क्या है? मैथमेटिकल टेस्ट, अरे है ना? सेकंड डेरिवेटिव चेक करो उस पॉइंट पे, अगर नेगेटिव आ रहा तो वो क्या है?
अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और सेकंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आ गया तो समझ में आया? पक्का? अरे समझ में आया? तो तीनों तरीका सीख लिए, ग्राफ, मैथ्स और याद रखने का ट्रिक। समझ में आया? पक्का? तो लिखो अपने लैंग्वेज में, सारा चीज लिखो, स्प्रिंग वाला भी बना लेना साथ में, है कि नहीं है? पक्का? देखो ये पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का ग्राफ है एक पार्टिकल का, जिसपे सिर्फ एक कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, जिसपे सिर्फ एक कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहा है। कोई दिक्कत? तो अच्छा, और डाटा में क्या दिया हुआ है कि r इक्वल टू -2 या x इक्वल टू -2 पे इसका काइनेटिक एनर्जी क्या है? 5 जूल है। यहां पे काइनेटिक एनर्जी पता आपको कितना है? 5 जूल। काइनेटिक एनर्जी कभी निगेटिव नहीं हो सकता, पता है ना, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी है 5 जूल। तो इसमें लिखा हुआ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग ही मूव कर रहा है, एंड एक्टेड अपॉन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स ओनली। उस पर सिर्फ क्या लग रहा है? कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है। तो फाइंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो आपको बताना है कि इस दौरान पार्टिकल का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहां रहा होगा और कितना रहा होगा। अच्छा, ग्राफ में सब चीज क्लियर है? ये यहां पे कट कर रहा है, 1 पे इसका वैल्यू कितना है? -25, 3 पे अगेन 0 है, 4 पे इसका वैल्यू है 20 जूल और यहाँ स्लोप क्या है? 0। ठीक है, और 5 पे इसका वैल्यू है 5 जूल और स्लोप क्या है? 0। कोई दिक्कत? तो सवाल क्या है? पहला सवाल क्या है? फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। दूसरा सवाल क्या है? उस पर बाद में बात करते हैं, है ना। 2 से 3 मिनट है, ट्राई करो। देखो यहां सिर्फ कौन काम कर रहा है? कंजर्वेटिव फोर्स। और जब सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहा हो तो मैकेनिकल एनर्जी क्या रहती है? कंजर्व रहती है। याद आ रहा है? यही तो था प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्स इज डूइंग वर्क देन टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, है ना। मतलब सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। समझ में आया? काइनेटिक बढ़ेगा तो पोटेंशियल घटेगा, पोटेंशियल बढ़ेगा तो काइनेटिक घटेगा, लेकिन उनका सम क्या रहना पड़ेगा? कांस्टेंट। मतलब इस सिस्टम में सम तो कांस्टेंट रहेगा, सम तो कांस्टेंट रहेगा ना। मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगा? कांस्टेंट। अच्छा, x इक्वल टू -2 पे काइनेटिक एनर्जी क्या है? 5 जूल। पोटेंशियल एनर्जी कितना है? 0। अरे ये तो पोटेंशियल एनर्जी का ही ग्राफ है। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम का क्या हो जाएगा? अरे जो यहां पे सम होगा, कितना सम? 5 जूल। टोटल मैकेनिकल एनर्जी 100% क्या रहा होगा? 5 जूल। अच्छा, मैकेनिकल एनर्जी इज बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी प्लस, और ये सम क्या रहने का? कांस्टेंट। तो ये बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा तो ये जहां मिनिमम होगा वहां ये मैक्सिमम होगा, है ना। अरे होगा कि नहीं? तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहां होगा? जहां पोटेंशियल एनर्जी, मोड़ देंगे ये घूसा, जहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा, है ना। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कहां है? एट x इक्वल टू 1 पोटेंशियल एनर्जी इज -25 जूल विच इज मिनिमम, है ना। तो x इक्वल टू 1 पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो पक्का क्या रहा होगा? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब आप बोलोगे सर x इक्वल टू 1 पे काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालें? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अरे टोटल मैकेनिकल एनर्जी हर जगह क्या रहेगा? 5 जूल ही रहेगा। अरे रहेगा, तो यहां पे भी मैकेनिकल एनर्जी क्या रहने का? 5 जूल। तो 5 बराबर काइनेटिक एनर्जी एट 1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट 1 विच इज -25 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया? अरे काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया? जल्दी से बताओ। हैं? 30 जूल। खत्म। अब इसमें क्या जादू था? क्या जादू था?
मतलब एनर्जी तो टोटल कांस्टेंट रहना पड़ेगा। अरे रहना पड़ेगा, रहना पड़ेगा ना। चल यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 0। अब अगला सवाल कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं? अगला सवाल। यहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या वो हमको पता नहीं है, वो हमको पता नहीं है। यहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या है वो हमको पता नहीं है। समझ में आया? वो हमको पता नहीं है, बस इतना पता है कि पोटेंशियल एनर्जी 0 है क्योंकि ग्राफ दिया हुआ। अब आपसे कोई एक सवाल पूछ ले कि फाइंड द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी गिवन टू द पार्टिकल एट x इक्वल टू -2। ध्यान से सुनना, फाइंड द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी गिवन टू द पार्टिकल एट x इक्वल टू -2 सच दैट इट रीचेज x इक्वल टू 5। इतना एनर्जी दो कि x इक्वल टू 5 पे पहुंच जाए, तो वो एनर्जी कितनी देनी होगी? अगला सवाल लिखो, फाइंड द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, फाइंड द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी विच शुड बी गिवन टू द पार्टिकल एट x इक्वल टू -2, which should be given to the particle at x equal to -2 such that it reaches x equal to 5, such that it reaches x equal to 5। वो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी बताओ जो कि उस पार्टिकल को देनी पड़ेगी, कहां पे? एट x इक्वल टू -2 सो दैट इट रीचेज x इक्वल टू 5। पार्टिकल तो ऐसे ही चल रहा है मेरे भाई, है कि नहीं? याद रखिएगा। समझ में आया? पक्का ट्राई करो, 1 से 2 मिनट बहुत है इसके लिए। अब इसका एक गलत सॉल्यूशन पहले बता देते हैं जो कि आपको आना चाहिए, है ना? ये गलत कैसे होता है? तो आप सोचोगे देखो टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो क्या रहने का? कांस्टेंट। अच्छा, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी दो ताकि यहां पहुंच जाए, यहां पहुंच जाए मतलब यहां के रुक भी जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो आप सोचोगे कि इतनी काइनेटिक एनर्जी दो कि यहां पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाए? 0 हो जाए। अरे मिनिमम का मतलब यही होता है, इसको कितना रफ्तार दे कि वहां जाकर रुक भी जाए तो चलेगा, वहां तक मिनिमम पहुंचे, मिनिमम यही होता है। तो आप सोचोगे कि अच्छा यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी तो 0 है, इसको इतनी काइनेटिक एनर्जी दे देते हैं जो यहाँ के पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा। अरे हो जाएगा ना? अरे भगवान, यही सोच रहे हो ना कि चलो यहां अगर हम 5 जूल एनर्जी दे दें तो यहां इसके पास वो 5 जूल काइनेटिक एनर्जी किस में चला जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी में चला जाएगा। पहुंच तो जाएगा क्योंकि यहां पहुंचने के लिए उसके पास पोटेंशियल एनर्जी तो होनी पड़ेगी। कितनी? 5 जूल। अरे होने पड़ेगा ना। गलत सॉल्यूशन। रीजन बिंग ध्यान से सुनो, ठीक है? एनर्जी कंजर्वेशन में कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल एनर्जी कंजर्व रहेगा, एनर्जी कंजर्व रहेगा, हमेशा रहेगा, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन तो नेचर का बेसिक लॉ है ना? लेकिन अगर उस पार्टिकल को यहां तक पहुंचाना, ध्यान से सोचना, बिल्कुल ध्यान से सोचना, उसको 4 भी तो क्रॉस करना पड़ेगा। ऐसा तो है कि नहीं? यहां से चला, अब बीच में 4 को भूल गया, 5 पे पहुंच गया, 4 को भी तो क्रॉस करना पड़ेगा, है ना? मतलब 4 का जो एनर्जी बैरियर है उसको पार करवाना पड़ेगा। नहीं समझ में? ध्यान से सुनो, जैसे आप 3 मीटर ऊंचाई पे हो और आपको एक 8 मीटर ऊंचे पहाड़ पे पत्थर फेंकना है ना? लेकिन बीच में एक 16 मीटर ऊंचा पहाड़ है, तो आपको मिनिमम एनर्जी देनी है, तो आप कोशिश करोगे ना कि वो 16 वाला को ऊपर से जस्ट टच करते हुए निकल जाए। अच्छा, 16 वाला को पार करेगा तो 8 पे तो पहुंचेगा ही। अगर हम इस बैरियर को एक बार क्रॉस करा दिए, 4 वाले बैरियर को, तो वो 5 में तो पहुंच ही जाएगा। नहीं समझ? अरे उससे कम एनर्जी वहां है। मतलब यहां पे मेरा मेन फोकस 4 को पार कराने में होना चाहिए कि 5 को? 4 को। बस आपको गधा बना दिया। और आईआईटी में यही सवाल 2 बार आ चुका है बहुत खतरनाक तरीके से, वो भी एग्जांपल देंगे अभी आपको, ठीक है? 2 बार सवाल आया है बहुत खतरनाक तरीके से, आदमी को गधा बना दिया। वैसे ग्राफ भी नहीं दिया था, वो बड़े बड़े प्यार से गधा बनाया,
ठीक है, तो दैट मीन्स यहां पे एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी 0 और काइनेटिक एनर्जी हमको पता नहीं है। अच्छा यहां पे जस्ट हम पहुंचा देंगे, अगर यहां पे जस्ट पहुंचा देंगे तो क्या अपने आप यहां पहुंच जाएगा? अरे पहुंच जाएगा। यहां पे ये जस्ट पहुंचा मतलब यहां के रुक भी जाए तो काम, तो यहां पे आके अगर रुका तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी 25 है। अब अच्छा 20 है, इसको क्रॉस कराना है ना, मतलब यहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो कितनी काइनेटिक एनर्जी दो कि वो 20 हो जाए? 20। अरे 20, भगवान जोर घटाव नहीं आता है। 20 जूल एनर्जी दोगे, यहां भी 20 जूल एनर्जी है, काम खत्म। यहां पहुंचा तो आगे लुढ़क ही जाएगा। नहीं समझ में आया? अरे इस बैरियर को क्रॉस कर गया जस्ट 20 से थोड़ा ज्यादा। अरे 20 का मतलब 20 तो होता भी नहीं है फिजिक्स में, है ना? 20 असल में 0.0000001 भी क्या है 20, और जैसे थोड़ा सा एनर्जी है तो लुढ़क लेगा ही। अरे हाँ है कि नहीं? समझ में आया? पक्का? तो कितनी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी? 20 जूल। कितनी देनी पड़ेगी? 20 जूल, तो अपना काम हो जाएगा। आईआईटी में क्या सवाल पूछा था वो देख लो, फिर लिख लेना। चलो अब जेई कैसे पूछा था देखो, जेई सवाल कैसे पूछा। इसलिए बोलते हैं हर चीज रटने से नहीं होता कि एनर्जी कंजर्व कर दो काम खत्म हो जाएगा। एनर्जी कंजर्वेशन हमेशा वैलिड है, लेकिन हमेशा सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन से काम हो जाए जरूरी नहीं है ना। स्पेशली कब जब आपको दिखे कि कोई बैरियर क्रॉस कराना, पहला कि हाँ इस एनर्जी को क्रॉस करा, दूसरा फोर्स के कारण भी पंगा होता है कभी कभी, वो भी दिखाते हैं। असल में वो भी बैरियर का ही पंगा, समझाते हैं आपको। एक बार सवाल आईआईटी में क्या है, ग्रेविटेशन का सवाल है, अभी आपको समझ में आएगा, हम बस थोड़ा सा इतना बता रहे हैं। यहाँ पे अर्थ पे पोटेंशियल एनर्जी का कुछ फॉर्मूला होता है, उसी तरह मून पे पोटेंशियल एनर्जी का कुछ फॉर्मूला होता है। तो मान लो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी UE है और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी UM है। जब ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो आपको एक लाइन में ये फॉर्मूला लिखना आ जाएगा, ठीक है? उसके लिए परेशान नहीं होना। बोला कि किसी पार्टिकल को यहां मिनिमम कितना रफ्तार दिया जाए कि वह मून पे पहुंच जाए, ठीक है? मिनिमम कितना रफ्तार दिया जाए कि वह मून पे पहुंच जाए, जस्ट पहुंच जाए। हमको बस पहुंचाने से मतलब है ना, मून में छेद नहीं करने का, बस पहुंच जाए। तो बच्चा सोचा अच्छा यहां पे रफ्तार दे देते हैं v, कितना रफ्तार दे देते हैं v, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 12mv², किसका? पार्टिकल का। और उस पार्टिकल और अर्थ का पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? UE। अरे है ना, क्योंकि ये बहुत दूर है तो इसके कारण वहां पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिखना पड़ता, आगे पता चल जाएगा, ठीक है? तो इसके पास टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना हो जाएगा अर्थ पे, है ना? अच्छा यहां पे सिर्फ एकमात्र फोर्स कौन काम कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। यहां अर्थ का काम करेगा और यहां उसके बाद फिर आगे चलेगा तो मून का काम करने लगेगा। अरे है ना, ये भगवान है तो वो कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो रास्ते में कंजर्व रहने का, क्योंकि रास्ते में मान के चलते कोई एयर वेयर नहीं। अरे हाँ ना बोलते जाना। तो बच्चा लगाया कि अच्छा यहां जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वही टोटल मैकेनिकल एनर्जी यहां पे कर लेते, तो हम जस्ट यहां पहुंच रहे हैं तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? 0। तो वो इक्वेशन लिखा UM + 0 बराबर 12mv² प्लस जो पोटेंशियल एनर्जी था अर्थ पे। आंसर आ गया? गलत। आंसर आ गया गलत। सर इसका मतलब एनर्जी कंजर्वेशन फेल हो गया? बिल्कुल नहीं फेल हुआ, क्योंकि सवाल में मिनिमम पूछा है ना, इससे जो रफ्तार निकालोगे उससे भी पहुंचेगा, लेकिन उससे 0 रफ्तार में नहीं पहुंचेगा, कुछ स्पीड आ जाएगा, है ना? अच्छा ध्यान से सुनो। अच्छा सर अभी क्या बोले सर, इससे जो रफ्तार आएगा वो रिक्वायर्ड से ज्यादा आ जाएगा, ठीक है? उससे कम में अपना काम हो सकता। अब आप बोलोगे सर ऐसा हुआ क्या, हुआ क्यों? असल में होता क्या कि जब आप यहां रहोगे तो अर्थ अपनी तरफ खींचता है और मून अपनी तरफ खींचता है। अरे ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो तो हमेशा पुलिंग होता है। तो जब अर्थ के करीब रहोगे तो नेट फोर्स किधर होगा? अर्थ की तरफ। और जब मून के करीब जाओगे तो नेट फोर्स किधर होगा? मून की तरफ। लेकिन बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा
जहां पे वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अरे अच्छा, इसके इधर किसका पुल ज्यादा होगा? मून का। और इसके इधर अर्थ का। अब आई होप आपको आइडिया आ गया होगा। हमको असल में यहां तक पहुंचाना ही नहीं था, हमको तो यहीं तक पहुंचाना। अरे उसके बाद तो मून खींच लेगा अपनी तरफ। अरे नहीं समझ में आया? तो आप तो ये सोचे ही नहीं, आप तो मस्त उठे, एनर्जी को कर दिए कंजर्व, है कि नहीं? और आंसर आ गया गलत, है ना? तो सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन हमेशा काम कर जाए जरूरी नहीं है, इसलिए बोलते हैं रटो मत कोई चीज, है ना? कि एनर्जी तो मैकेनिकल एनर्जी है, कंजर्व है सर, कंजर्वेटिव फोर्स है, हमेशा चिपका देंगे, नहीं। देखो समझ में आया? इसमें आपको फोर्स का भी पंगा देखना पड़ सकता कि क्या कहीं फोर्स तो पंगा नहीं कर रहा, नेट फोर्स का डायरेक्शन बदल जा रहा। यहां तक नेट फोर्स का डायरेक्शन इधर है और इसके बाद इधर है, आप बस यहां तक पहुंचा दो, काम हो जाए। मून के पास जाओगे तो मून अपनी तरफ खींचता है, अर्थ के पास जाओगे तो अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फोर्स होता, खींचेगा। तो अर्थ के करीब हो तो किसका फोर्स ज्यादा, अर्थ का कि मून का? नहीं, मून का, है ना? इसको ऐसे फेंकते हैं ऐसे रात में, मून चल जाता है, मून पे चला जाता। समझ में आया? अरे समझ में आया? और जो मून पे कोई गया होगा, जूता फेंक अगर सीधे कहां आएगा? कहेगा मून तो ऊपर है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? समझ में आया? यहां तक समझ में आया? तो यहां पे क्या हो रहा है ना, यहां तक किसका फोर्स डोमिनेट कर रहा था? अर्थ का। और इसके बाद किसका डोमिनेट हो जाएगा? मून का। तो यहां तक पहुंचा तो इसके बाद तो मून अपने ले जाएगा। अरे समझ में आया? समझ में आया? निकाल के आंसर दे इसका। ग्रेविटेशन पढ़ लियो क्या? काम कर रहा है तो कैसा कैसा बच्चा अभी तुरंत बोले ना इसका फॉर्मूला सीख लेंगे, ग्रेविटेशन में इसका फॉर्मूला सीख लें। समझ में आया? तो इसमें कहां तक पहुंचाना था? यहीं तक। समझ में आया? इसी तरह एक सवाल इलेक्ट्रोस्टैट में बनता, ठीक है? वो इलेक्ट्रोस्टैट में बताएं, अभी नहीं समझ में आया। सवाल जेई में पूछा इलेक्ट्रोस्टैट में, उसमें बच्चा इधर से इधर का कंजर्व कर देता, जबकि उसमें बीच में एक पॉइंट था जिसके बाद वो अपने आप धक्का देके बाहर कर देता है ना? धक्का मारेगा बाहर निकल जाएगा। तो आपको बीच सेंटर तक ही पहुंचाना होता है कि नहीं? तो आंख मूंद के एनर्जी कंजर्व करने से काम नहीं चलेगा, यही समझा रहे हैं। क्योंकि इसके बाद जो आप टॉपिक आप लोग किताब में देखोगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन, लोग उसको मस्त एकदम 2-4 दिन में टॉपिक की तरह पढ़ा रहे हैं ना। वर्टिकल सर्कुलर मोशन आप शायद पढ़े होंगे। मेरे लिए बस एक सिंपल सा टॉपिक है। क्या है? टॉपिक भी नहीं, एक क्वेश्चन है, समझो। समझ में आया? अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। अब मन करे तो टॉपिक डाल लो, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। क्या देखो सवाल है, रस्सी में से एक बॉल लटका हुआ, ग्रेविटी नीचे काम कर रहा है ना? ग्रेविटी कहाँ? नीचे काम कर रहा। सिंपल सा सवाल है, सवाल में सिर्फ ये बोलता है कि इस बॉल को कितना रफ्तार दिया जाए कि ये बॉल यहां से यहां पहुंच जाए, और कुछ नहीं बोला। सिंपली बोला है कि इस बॉल को कितना रफ्तार दिया जाए कि ये बॉल यहां से यहां पहुंच जाए। कुछ नहीं आपको सोचना है, सीधा सीधा सोचो, एनर्जी कंजर्व रहेगा, क्योंकि जब इसको आप रफ्तार दोगे तो रस्सी स्लैक हो जाएगा, है ना? टेंशन वेंशन कुछ काम नहीं करेगा, सीधा वहां पहुंचा देना। तो सिर्फ कौन काम कर रहा होगा? ग्रेविटी। अरे है ना? तो मान लो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या था? 0। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? mg × 2l। अरे होगा। और यहाँ रफ्तार मान लो हम सीधा सीधा ऊपर दे दिए हूं, लेकिन हमको तो वहीं पहुंचाना है, ऊपर पहुंचाना है बस। अरे है ना? तो आप लिखोगे ½ mv² प्लस यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 बराबर वहां जाएगा, यहाँ जस्ट मिनिमम रफ्तार पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मिनिमम रफ्तार पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मिनिमम रफ्तार। तो ये मतलब यहाँ पे जाके ये रुक गया होगा। अरे है ना? तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी 0 और पोटेंशियल एनर्जी
2mgl। सॉल्व करोगे v बराबर आ जाएगा √4gl। कितना आ जाएगा? 4gl। समझ में आया? क्या सर ये गलत है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही है ना, एकदम सही है, कहीं कोई पंगा नहीं है। लेकिन अगर इसी सवाल में हम आपसे ये पूछ दें, ध्यान से सुनना, कि इस बॉल को रफ्तार दो लेकिन परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग दो। किधर दो? परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग, सच दैट कि ये बॉल सर्कल में घूमता हुआ यहां पहुंच जाए। ये बॉल सर्कल में से, अरे रस्सी को जोर से मारोगे तो घूमते हुए यहां पहुंच सकता है ना, पहुंच सकता है ना, तो सर्कल में घूमते हुए वहां पहुंच जाए। ठीक है, और आंसर कितना आ जाएगा पता है? आंसर जैसे बताते हैं, √5gl। क्या आ जाएगा? √5gl। अब आप बोलोगे सर एनर्जी कंजर्वेशन तो फेल हो गया। बिल्कुल नहीं फेल हुआ, उसमें भी दिखाएंगे एनर्जी कंजर्व रहता है मस्त। सर आंसर बदल क्यों गया? क्योंकि अब एक एक्स्ट्रा कंडीशन आ गया। अब एक एक्स्ट्रा कंडीशन आ गया। वो कंडीशन क्या था? इसको सर्कल में चलते हुए वहां पहुंचना। अरे है ना, तो अब एक एक्स्ट्रा कंडीशन क्या आ गया था कि सर्कल में चलते हुए वहां पहुंचना। और सर्कल में चलने का मतलब है कि रस्सी में हमेशा टेंशन क्या रहना पड़ेगा? मेंटेन्ड। क्योंकि रस्सी में टेंशन अगर कम या ज्यादा हो गया, रस्सी में टेंशन मेंटेन नहीं रहा, तो या तो रस्सी स्लैक हो जाएगा या तो टूट जाएगा। और रस्सी के स्लैक और टूटने का मतलब है कि ये दूरी बढ़ घट जाएगी, और जैसे ही दूरी चेंज हो गई तो सर्कल नहीं रहेगा। बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरी बात, तो हम आपको कुछ भी रटवा नहीं रहे, ये नहीं रटवा रहे हैं कि ऐसे करेंगे तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन का सवाल हो जाएगा, ऐसे मारेंगे तो एनर्जी कंजर्वेशन का। हम बस आपको ये याद दिला रहे हैं, ये समझा रहे हैं कि ठीक है एनर्जी कंजर्वेशन वहां भी काम करेगा देखो, बट अगर कोई एक्स्ट्रा कंडीशन आए ना, कान खड़ा हो जाना चाहिए कि हो सकता है वो एक्स्ट्रा कंडीशन कहीं पे कोई पंगा करवा रहा हो। समझ में आया? वो एक्स्ट्रा कंडीशन कोई पंगा करवा रहा हो। और बिल्कुल ऐसा ही सवाल जब हम एंगुलर मोमेंटम, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे आएगा कि इसको ऐसे साइड ले जाके सिर्फ ऐसा रफ्तार नहीं देना, प्लेन के परपेंडिकुलर रफ्तार दो कि ये यहां पहुंच जाए। वो बिल्कुल अलग सवाल हो जाए। प्लेन के परपेंडिकुलर इधर रफ्तार दो इतना तेज कि वो ऐसे घूमता हुआ हॉरिजॉन्टल ऐसे हो जाए, कोनिकल पेंडुलम में घूमता हुआ। ठीक है, उसमें एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व हो जाएगा। समझ में आया? इसका क्या मतलब है पता है? इसका ये मतलब है कि जब भी कोई एक्स्ट्रा कंडीशन दिखे, कान खड़ा हो जाना चाहिए, है ना, मतलब वो पंगा करा सकता है। जैसे यहां पे एक्स्ट्रा कंडीशन था कि ऐसा रफ्तार दो ऐसे कि ये सर्कल में घूमता हुआ यहां पहुंचे। अब यहां पे एक पंगा हो सकता है कि रस्सी में टेंशन मतलब 0 से कम हो जाए, 0 से कम मतलब रस्सी स्लैक हो जाए या टूट जाए। अरे समझ में हो रहा है ना? तो अब हमको ये कंडीशन भी चेक करना पड़ेगा। सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन से काम नहीं चलेगा, हम ये सिखाना चाह रहे हैं। एनर्जी फिर भी कंजर्व होगा। √5gl दोगे ना तो वो वहां जाके रुकेगा नहीं, वहां पे कुछ स्पीड उसमें रह जाएगा, ताकि एनर्जी क्या रहे? कंजर्व। क्योंकि एनर्जी को तो कंजर्व होना ही पड़ेगा। एनर्जी कंजर्वेशन इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक, वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर। समझ में आ रहा है? लेकिन सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन चेपने से सवाल में काम नहीं चलेगा। अगर ये बोलोगे कि यही रफ्तार ऐसे दे दे पहुंच जाएगा, नहीं पहुंचेगा। ये ऐसे जाएगा, यहां तक जाएगा और फिर प्रोजेक्टाइल में चला जाएगा। पता क्यों? क्योंकि टेंशन 0 हो जाएगा। टेंशन क्या हो जाएगा? 0। और जैसे रस्सी में टेंशन 0 हुआ, इसका मतलब एकमात्र फोर्स क्या है? ग्रेविटी। और ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में
या तो पैराबोलिक पाथ होगा या स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। स्ट्रेट लाइन कब होगा? जब रफ्तार ऐसे या ऐसे हो, और रफ्तार किसी एंगल पे होगा तो पैराबोलिक। तो होगा क्या, अगर आप 4GL दे दोगे ना यहाँ, वो भी प्रूव भी करके दिखाएंगे, तो यहाँ ऐसे कुछ जगह पे पहुंचेगा, ठीक है, ऐसे, और यहाँ पे हो जाएगा टेंशन 0 और रफ्तार तो ऐसे रहेगा टेंजेंट के अलॉन्ग, तो ये ऐसे घूम लेगा पैराबोलम। समझ में आया? वहां तक पहुंचेगा नहीं, बिल्कुल नहीं पहुंचेगा। अब बोलोगे सर एनर्जी कंजर्वेशन फेल हो गया, नहीं होगा, क्योंकि आप जो ये सवाल ये किए हो, इसमें ये मान के किए हो कि इसका फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा, 0। अरे हो रहा ना, बट इसका तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो ही नहीं रहा। अब बोलोगे सर क्यों, ये भी तो किसी मैक्सिमम हाइट पे जाके रुकेगा। ठीक है, ठीक, वो भी हम प्रूफ कर देते हैं। यहां पे जैसे ये पैराबोलिक मोशन में आया तो इसके वेलोसिटी का 2 कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। अरे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होगा ना, हॉरिजॉन्टल तो रहेगा कांस्टेंट, घटेगा कौन, वर्टिकल, और हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट है, मतलब कभी भी इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं होगी, मतलब कभी भी ये इस हाइट तक पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि उस हाइट तक पहुंचने के लिए आप इतना ही एनर्जी दिए हो कि इस हाइट पे पहुंचेगा कब, जब काइनेटिक एनर्जी। लेकिन जैसे ही ये प्रोजेक्टाइल बनाया पैराबोलिक पाथ पे, तो एक मोशन का वेलोसिटी का एक कंपोनेंट तो कांस्टेंट हो जाएगा, कौन सा, नहीं समझ में आ रहा, समझा दे, नहीं आ रहा तो गधे हो। ये वेलोसिटी का 2 कंपोनेंट होगा यहाँ पे आके, एक इधर और एक इधर, और चूंकि टेंशन 0 हो चुका, वो हम प्रूव भी कर देंगे, ऐसा कंडीशन आ सकता है कि टेंशन क्या हो जाए, 0। तो टेंशन 0 हो चुका है, तो इस पे एकमात्र फोर्स क्या लगा, ग्रेविटी। तो ग्रेविटी तो नीचे लग रहा है ना, वो इस कंपोनेंट को बदल सकता है, इसको नहीं, मतलब ये कुछ भी हो जाए, इसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट तो बना रहेगा, और अगर वो बना रहेगा तो इसका काइनेटिक एनर्जी कभी 0, तो कभी भी ये इस हाइट को अचीव कर ही नहीं पाएगा। अरे क्योंकि एनर्जी तो कंजर्व है, और ये उस हाइट को तभी अचीव कर पाता अगर इसका टोटल काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाता, पोटेंशियल में, जो कि हो ही नहीं रहा। यहां पे पंगा कौन कराया, टेंशन। यहां पे पंगा क्या कराया कि आपको एक एक्स्ट्रा कंडीशन दिया कि इसको ऐसे रफ्तार दो कि ये सर्कल में घूमते चला जाए, और समझ में आया, तो पंगा हो गया। तो जब भी कोई एक्स्ट्रा कंडीशन, सिंपली बोलता कि एक बॉल है और इसको 2L ऊपर पहुंचाना, कितना रफ्तार चाहिए, ठीक है चले, क्यों, क्योंकि कोई कंडीशन नहीं है, सीधा ऐसे फेंक देंगे मस्त। अरे हाँ ना बोल, ऐसे नहीं भी फेंकोगे, किसी एंगल पे भी फेंकोगे तो साइड तक चला जाएगा, नहीं जाएगा। अरे समझ में जा रहा है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट होगा, ऐसे जैसे फेंकोगे ना, तो उसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा जो कभी 0 हो गई। तो ऐसे सोचना सीखो, हर पॉइंट को समझ पकड़ो, तो सीधा रटने से नहीं कि बस जैसे सवाल आया एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, जैसे ही कोई एक्स्ट्रा कंडीशन आया तो सावधान। समझ में आया? अब आते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे भी आते हैं, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो जल्दी से नोट करो, यहां तक पहले कर लिए, ठीक है। मान लो यहां पे हम u रफ्तार दिए हैं, और किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे जाके इसका रफ्तार क्या हो गया, v हो गया। क्या हो गया, v। कितना एंगल बना रहा है, हम पूरा सर्कल का बात इसी में कर लेंगे, परेशान नहीं होना, ठीक है। अच्छा, ये मोशन, ये सर्कुलर मोशन का प्लेन कौन सा है, वर्टिकल प्लेन। ये ध्यान दिखे, मतलब ग्रेविटी किधर लग रहा है, थोड़ा सा यहां पे बात करें, इधर टेंशन T, इधर mg। तो mg को कैसे रिजॉल्व करना चाहिए, कि टेंशन को रिजॉल्व करना चाहिए, mg को रिजॉल्व करना चाहिए, क्योंकि सर्कुलर मोशन में क्या फंडा है, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर और टेंजेंट के अलॉन्ग होना चाहिए, है ना, ऐसे और ऐसे। तो टेंशन को रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा mg साइन थीटा, और ये हो जाएगा mg कॉस थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा तो ये थीटा, तो mg कॉस थीटा। कोई दिक्कत, अरे हाँ ना बोलते जाना। अच्छा, ये कितना ऊपर चला गया, L माइनस L कॉस थीटा।
गुड, अब तो आप समझदार हो गए, है ना। तो इक्वेशन लिखें, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लेते हैं, तो हाफ एम यू स्क्वायर। अच्छा, आप बोलोगे कि सर यहाँ पे वर्क करने वाला फोर्स तो 2 है, टेंशन और ग्रेविटी, तो टेंशन का वर्क डन 0 है, क्योंकि देखो टेंशन हमेशा पाथ के परपेंडिकुलर है। अरे है ना, है ना, पक्का। चलो, तो हाफ एम यू स्क्वायर, यहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0, तो कुछ ऊपर गया तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, कितनी हो जाएगी, एम जी एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। कुछ नहीं समझ में आ रहा, अरे आ रहा है, आ रहा है। अच्छा, हाफ एम यू स्क्वायर बराबर एम जी एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो v का वैल्यू क्या आएगा जल्दी से बताओ। v स्क्वायर बराबर, इसको इधर ले आओ और 2 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो u स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 2 जी एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये v का वैल्यू हो जाएगा। यहां तक में कोई दिक्कत? देखना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करें, ठीक है। अरे हाँ ना बोल भाई। चल, टेंशन पे थोड़ा सा बात कर ले। T माइनस एम जी कॉस थीटा बराबर एम बी स्क्वायर बाय एल। अरे हाँ ना बोल। तो T बराबर एम वी स्क्वायर बाय एल प्लस एम जी कॉस थीटा। अरे होगा। तो इसको थोड़ा सा हम रिजॉल्व करें। ऐसा करो, v स्क्वायर का वैल्यू यहां से उठा कर रखो। देखो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ओए v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gl और ये हो जाएगा प्लस 2gl कॉस थीटा। कोई दिक्कत? और यहाँ पे इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। ये हो गया माइनस 2mg और प्लस 2mg कॉस थीटा प्लस mg कॉस थीटा, तो प्लस 3mg कॉस थीटा, सही है। और माइनस 2mg, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, टेंशन बराबर m बाय एल इंटू यू स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3gl कॉस थीटा और ये क्या बचेगा माइनस 2gl। यहां तक में कोई दिक्कत हो तो बताओ। ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। इसको लिख लो पहले, सबको लिख लिया? हाँ, कहाँ क्या दिक्कत हो? हाँ ठीक, b का वैल्यू, गजब आदमी हो यार। अब ठीक है, ये दोनों वैल्यू याद रखना क्योंकि यही दोनों लिखेंगे, बाकी हम कैलकुलेशन हटा रहे हैं बीच का, ठीक है। गलत मत लिखवा। अगर हम बात करें 0 से पाई बाय 2 की, 0 से पाई बाय 2 यानी यहां से लेके यहां तक, है ना? अरे है ना? तो क्या हो सकता है उस केस में, अगर मान लो कभी v 0 हो गया, क्या 0 हो गया,
v जीरो हो गया, रफ्तार जीरो हो गया। तो मतलब ये टर्म और ये मिलके क्या हो रहा है जीरो। तो इसमें फिर भी क्या बच जाएगा, इसमें बच जाएगा gl cos थीटा। अरे ये प्लस ये और इसमें से 2gl cos थीटा क्या हो जाएगा मिलके जीरो, क्योंकि यहां जीरो हम बोल चुके हैं कि v जीरो हो चुका है। तो सिर्फ क्या बच रहा होगा gl cos थीटा। अरे जीरो प्लस gl cos थीटा बच रहा होगा ब्रैकेट में। अच्छा, यहां से लेके यहां के बीच में cos थीटा का वैल्यू कभी भी निगेटिव, अरे जीरो से पाई के बीच में cos थीटा का वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होता। मतलब अगर ये टर्म जीरो हो भी गया, ध्यान से सुनना, अगर ये टर्म जीरो हो भी गया तो टेंशन जीरो नहीं होगा। मतलब पार्टिकल का जो दूरी है यहां से वो मेंटेन रहेगा, मतलब पार्टिकल सर्कल पे ही चलेगा। इसका मतलब क्या होगा कि यहां से यहां तक में क्या पंगा हो सकता है, ध्यान से सुनना, कहीं जाने के बाद रफ्तार जीरो होगा, टेंशन जीरो हुआ क्या नहीं, वापस ऑसिलेट करेगा, क्या बन जाएगा पेंडुलम, क्या बन जाएगा पेंडुलम। समझ में आया। लेकिन पाई बाय 2 से 180 के बीच में सोचना, पाई बाय 2 से 180 के बीच में, 180 के बीच में अगर ये पार्ट जीरो हुआ तो यहां क्या बचेगा gl cos थीटा, और पाई बाय 2 से 180 के बीच में cos थीटा क्या होता है निगेटिव। मतलब टेंशन क्या हो गया निगेटिव। टेंशन निगेटिव मतलब इधर ना लग के उधर, वो तो होता नहीं। टेंशन निगेटिव का मतलब कि ये ऑलरेडी जीरो हो चुका, ये ऑलरेडी जीरो हो चुका। मतलब यहां से यहां तक में पहले किसके जीरो होने का चांस है वेलोसिटी के। मतलब अगर ऐसा रफ्तार दो कि यहां तक कहीं आए या यहां तक, तो ये टेंशन जीरो नहीं होगा, ये ऑसिलेट करता रहेगा। लेकिन ऐसा कोई रफ्तार दो कि ये यहां कहीं आ जाए, कहां से कहां तक, ध्यान से सुनना, यहां तक में, और रफ्तार क्या हो जाए जीरो, तो यहां तक तो ये पहुंचेगा ही नहीं। इससे पहले ही कहीं क्या हो चुका होगा टेंशन जीरो, और जैसे ही टेंशन जीरो हुआ होगा तो क्या बन गया होगा प्रोजेक्टाइल। क्या बन गया होगा प्रोजेक्टाइल। मतलब यहां से यहां तक में हमको किसका ख्याल रखना पड़ेगा, टेंशन का कि रफ्तार का, टेंशन का। यहां से यहां तक में पहले रफ्तार जीरो नहीं हो रहा है, पहले टेंशन जीरो हो जा रहा है। ये कैसे पता चला, तो जब रफ्तार जीरो पुट करते हैं तो टेंशन निगेटिव हो चुका, और टेंशन निगेटिव होने का मतलब याद आ रहा है ऑलरेडी जीरो हो चुका था। अरे समझ में आया, ऐसे ही कह रहा है। तो नॉर्मल जीरो का मतलब जस्ट कांटेक्ट है, और नॉर्मल अगर निगेटिव आ जाए तो समझ जाओ वो हो चुका था कब का जीरो। अरे समझ में आया पक्का। दैट मीन्स अगर हमको यहां से यहां पहुंचाना है तो टेंशन का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ किसका ध्यान रखना है स्पीड का। मतलब यहां से यहां तक ले जाने में कुछ नहीं, एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो काम हो जाए, क्योंकि फोर्स को पंगा क्रिएट नहीं कर रहा। अरे नहीं कर रहा ना, तो पहले अब सोचते हैं कि यहां से यहां कैसे ले जाए, ठीक है, कहां ले जाने की कोशिश कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल। तो इस केस में सिंपली किस चीज का ध्यान रखना होगा, रफ्तार जीरो ना हो। मतलब अगर इसको यहां भेजना है तो रफ्तार जीरो हो भी तो कहां हो, रफ्तार जीरो हो भी तो कहां हो यहां। तो यहां से यहां तक की बात करते हैं। यहां पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी, यहां पे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सॉल्व करोगे अगर इतना रफ्तार दोगे तो ये यहां तक आ जाएगा, और यहां जैसे पहुंचेगा तो रफ्तार क्या होगा जीरो, बस ये नीचे गिरेगा, और जैसे ही थोड़ा सा नीचे गिरेगा तो फिर से टेंशन जनरेट हो जाएगा और ये वापस घूमने लगेगा। अरे समझ में आया। और अगर ये मान के चलो कि कहीं पे कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा तो ये हमेशा क्या करता रहेगा ऑसिलेट करता रहेगा, कोई दिक्कत। यानी अगर u लेस देन इक्वल टू √2gl है, क्या है √2gl, तो क्या होगा,
तो क्या होगा? ऑसिलेशन। अरे समझ में आया? क्या होगा? ऑसिलेशन। अब हम चाहते हैं कि नहीं, इसको यहां से यहां तक भेज दें, तो अब सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि टेंशन बीच में जीरो हो रहा है। तो हम क्या कोशिश करेंगे कि टेंशन जीरो नहीं हो, और हो भी तो कहां हो? यहां। अगर हम चाहते कि यहां तक पहुंचे, यहां तक पहुंचे, कम से कम, आगे का भी नहीं सोच रहे, हम सिर्फ सोच रहे हैं कि यहां तक पहुंचे सर्कल में, तो क्या कोशिश करने का कि रास्ते में कहीं टेंशन जीरो नहीं हो, और अगर हो भी तो कहां हो? समझ में आ रहा? समझ में आ रहा? टू मूव इन अ सर्कल एंड ऑल्सो रीचिंग टॉप, ऑल्सो रीचिंग टॉप। सर्कल में मूव कर रहा है और टॉप पे भी पहुंच रहा है, टॉप पे भी पहुंच रहा है, तो टेंशन कहां जीरो होगा? यहां। कहां जीरो होगा? यहां। अरे होगा नीचे टेंशन टी, नीचे एम जी। अच्छा, टेंशन पहले जीरो हो रहा है, इस बार की वेलोसिटी टेंशन, तो हो सकता है उस समय वेलोसिटी कुछ हो। अरे है ना? तो मान लो यहां पे वेलोसिटी क्या रह गई? v। क्या रह गई? v। तो इक्वेशन क्या लिखेंगे? t प्लस एम जी बराबर एम वी स्क्वायर बाय, अरे लिखोगे तो टेंशन क्या हो रहा है? जीरो। अरे हो रहा है, तो v बराबर रूट जीएल, वहां पे स्पीड क्या आ रहा है? रूट जीएल। अरे आ रहा ना? अच्छा, अब एनर्जी कंजर्वेशन में लगाओ, एनर्जी कंजर्वेशन यूज करो ना, यहां से लेके यहां तक, हाफ एम यू स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी जीरो बराबर हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 2GL 2mgl, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी। अरे हाँ ना बोल। तो यहां से सॉल्व करोगे तो u बराबर आ जाएगा रूट 5gl। u बराबर क्या आ जाएगा? रूट 5gl। मतलब अगर रूट 5gl स्पीड दे देंगे तो यहां तक पहुंच जाएगा, और रूट 5gl से ज्यादा रफ्तार दे देंगे तो पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेगा। समझ में आया? रूट 5gl दे देंगे तो पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेगा। सो रूट 5gl से ज्यादा दे देंगे, कितना? रूट 5gl से ज्यादा। तो अब क्या होगा? जीरो से बड़ा और रूट 2gl या उससे छोटा, तो क्या होगा? ऑसिलेशन। अरे होगा। और अगर u दे दिए ग्रेटर देन रूट 5gl तो क्या होगा? कंप्लीट सर्कल। और u बराबर रूट 5gl दिए तो क्या होगा? ये कोई बता सकता है तो बताओ। u अगर एग्जैक्टली रूट 5gl दिए तो क्या होगा? बताओ, खड़ा के बताओ। यहां आएगा और लुढ़क जाएगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम का चर्चा कहां कर? हाँ बोलो, तू बोल। खराब क्या का फ्री फॉल होगा? यहां पर रफ्तार जीरो है क्या? इसका फ्री फॉल होगा? तू बोल। बोल रहा है अमन पीछे। हाँ, कुछ बोलना चाह रहा है। अरे रूट 5gl पे भी कंप्लीट सर्कल होगा। क्यों होगा पता? देखो, यहां आने के बाद रफ्तार जीरो नहीं है, नहीं है, और जैसे ही थोड़ा सा बढ़ेगा तो फिर जैसा सिचुएशन यहां वैसा ही सिचुएशन। और सिमेट्री, सिमेट्री समझे हो? जैसे ही थोड़ा सा बढ़ेगा ऐसे, तो रस्सी में फिर से टेंशन आ जाएगा, उतना ही जितना थोड़ा पहले था उतना ही थोड़ा बाद, तो सिचुएशन फिर से रिपीट हो जाएगा। यानी रूट 5gl पे भी पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा। अच्छा, रूट 2gl से लेके रूट 5gl के बीच का स्पीड देंगे तो क्या हो? रास्ते में रहेगा। क्या मतलब जवाब?
गधा वाला, ये यहां तक कहीं पहुंचेगा, समझ में आया? तो यहां पे क्या हो जाएगा, टेंशन क्या हो जाएगा, जीरो। रफ्तार जीरो नहीं हुआ, पहले क्या हो रहा, टेंशन जीरो। इस पार्ट में टेंशन जीरो होने का खतरा था ना, तो क्या होगा, रफ्तार कुछ मेंटेन रहेगा और टेंशन जीरो हो जाएगा। बस जैसे टेंशन जीरो तो ये फ्री फॉल प्रोजेक्टाइल। समझ में आया? समझ में आया? तो जीरो से √2 GL ऑसिलेशन, √2 GL से बड़ा लेकिन √5 GL से छोटा, यहां कहीं जाएगा और प्रोजेक्टाइल बना लेगा, है ना? तो इस रीजन में कभी प्रोजेक्टाइल नहीं बनेगा। ये मत सोचना यहां से प्रोजेक्टाइल बन गया, पॉसिबल ही नहीं। यहां तक तो ऑसिलेशन है, इसके बाद प्रोजेक्टाइल का खतरा है। समझ में आया? अरे समझ में आया? पक्का? पक्का? थोड़ा सा भी डाउट है पूछ सकते हो, थोड़ा सा भी डाउट है पूछ सकते हो। नहीं, कल आपको यही सवाल करके आना है, बस उसमें रस्सी के जगह पे एक लाइट रॉड में लटका दिए हैं बॉल को। किसमें लटका दिए हैं? लाइट रॉड में। किसमें? लाइट रॉड में। हम रटवा नहीं रहे, होमवर्क है इसीलिए। लाइट रॉड में इसको मिनिमम कितना रफ्तार दें कि पूरा सर्कल कंप्लीट कर ले, होमवर्क। समझ में आया? और यूरोडोव का एक होमवर्क लिख लो, 1.153 यूरोडोव का 1.153। और इसमें थ्रेड, ये रस्सी में लटका हुआ था ना, थ्रेड के जगह पे रॉड में लटकाने का। किसमें? रॉड, लाइट रॉड। अरे पढ़ चुके हैं कई बार लाइट रॉड। समझ में आया? तो बताना है कि आपको क्या होगा, कितना मिनिमम रफ्तार चाहिए होगा, मतलब जैसे पूरा पोस्टमार्टम किए ना वो करके आना। ठीक है? पक्का? और HC वर्मा का लास्ट एग्जाम्पल कर लेना वर्क एनर्जी का। समझ में आया? फिर वहां से बात करेंगे।